आज बात बच्चों के टीकाकरण को लेकर, किस किस उम्र में कौन से टीके दिलवाने चाहिए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अमित कुमार हैं, जो बाल रोग विशेषज्ञ हैं। किडीवीक चाइल्ड केयर क्लिनिक है दिलशाद गार्डन में दिल्ली के, वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। डॉक्टर साहब ये समझना चाह रहे हैं कि सब लोग जानते हैं कि टीका दिलवाना ज़रूरी तो है, लेकिन ये भी थोड़ा सा अगर बता पाएँ कि कौन कौन से टीके किस किस उम्र में पड़ जाने चाहिए, और अगर नहीं पड़ेंगे तो किस तरीके के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। देखिए, टीकाकरण एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। टीकाकरण के लिए जानकारी का होना बहुत ज़रूरी है। सरकार की तरफ से भी कई प्रोग्राम चलाए जाते हैं, प्लस उसके अलावा प्राइवेट में भी टीकाकरण होता है डिस्पेंसरीज़ के अलावा, जैसे क्लिनिक्स में चाहे हॉस्पिटल्स में। तो हमारे तरफ से जो गवर्नमेंट की तरफ से जो वो प्रोग्राम है, वो मिनिमम टारगेट पूरा करने का होता है कि जो बहुत ही ज़्यादा गंभीर बीमारियां हैं, जैसे डिप्थेरिया है, पर्टूसिस है, टिटनस है, मीज़ल्स है, खसरा कहते हैं जिसको, और इस तरह की बीमारियां जो कि बहुत गंभीर होती हैं, जिससे बच्चे की जान जाने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है, वो टीकाकरण तो गवर्नमेंट करा रही होती है ताकि उससे बच्चे का बचाव किया जा सके। इन टीकाकरण की लाइनिंग अप या फिर शेड्यूल इस तरह से किया गया रहता है कि ये जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाए, उसके अंदर इंजेक्शंस के थ्रू इम्यूनिटी बिल्डअप करती जाए ताकि वो उसको बीमारी हो ना। तो एक तरह से ये बचाव के लिए टीके लगाए जाते हैं ताकि वो गंभीर बीमारियां जो हैं वो ना हो बच्चे को, और बच्चा स्वस्थ रहे। थोड़े मोड़े साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं लगाने के बाद, जैसे फीवर आना, चाहे दर्द होना, वो सब वो एक आध दिन में ठीक हो जाता है, लेकिन वो छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से बच्चे का टीकाकरण ना कराया जाए, ये नहीं करना चाहिए पेरेंट्स को। तो हल्का फुल्का फीवर आ गया, बच्चा एक दो दिन परेशान कर रहा है, ये सोच के कि परेशान करेगा और हम टीके ही नहीं लगाते कई लोग इस तरह से। तो मेरी तरफ से एडवाइस ये है कि अब जो बच्चे हैं उनको प्रॉपर शेड्यूल के हिसाब से टीके लगवाए जाएँ। शेड्यूल हर जगह अवेलेबल है, गवर्नमेंट के डिस्पेंसरीज़ में भी अवेलेबल रहता है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। चाहे हमारे पास जो पेशेंट आते हैं उनको भी हम शेड्यूल देते हैं कि कैसे कैसे बच्चों को टीकाकरण लगाया जाता है। इस तरह से किस उम्र से कब तक लगता है, मतलब जन्म के बाद से ये शुरुआत हो जाती है, और कितनी उम्र तक अमूमन हमको कोशिश करते हैं कि सारे टीके जो हैं उसको एक तरीके से लग जाएं? इसमें भी बहुत बड़े लोगों के मिथ होते हैं कि टीकाकरण शुरू में 1 साल में ही लगता है, कोई सोचता है कि शुरू के 2 साल में ही लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। टीकाकरण का पूरा शेड्यूल है, ये बर्थ से ही स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसी समय उसको पोलियो की ड्रॉप, हेपेटाइटिस बी का टीका और एक BCG का टीका बर्थ पे ही लग जाता है। और उसके बाद फिर 1.5 महीना, 3.5 महीना, 1.5 महीना, 2.5 महीना और 3.5 महीना, 3 बार टीके और लगते हैं, जिसमें कि DPT कवर किया जाता है। DPT मतलब डिप्थेरिया, पर्टूसिस और टिटनस, ये है। हिब और हेपेटाइटिस बी कवर किया जाता है, जो कि दिमागी बुखार से बचाता है, हिब और कान के इन्फेक्शन होने से बचाता है। उसके अलावा रोटा वायरस का एक टीका होता है जो पिलाया जाता है, और एक निमोनिया का टीका होता है जो बच्चे को निमोनिया से बचाता है। तो ये टीके शुरुआत में ही लग जाते हैं, और ऐसा नहीं कि शुरू में 3 टीके लग गए और वही होता है। उसके बाद उनका बूस्टर डोज भी लगता है, जो कि 1.5 साल पे लगता है और 5 साल पे लगता है। फिर इसके अलावा 9 महीने का जब बच्चा होता है तब उसमें MMR का टीका लगता है, जिसमें कि खसरा और ये कन्फेड बीमारी जो होती है, मम्स, उससे बचाया जाता है। फिर उसके अलावा बच्चे में मेनिंजाइटिस होने से रोकने के लिए भी टीके लगते हैं। टाइफाइड का टीका लगता है। 1 साल का बच्चा अगर हो जाए तो उस 1 साल में फिर हेपेटाइटिस ए, जो कि जॉन्डिस कराता है, पानी से होने वाला पीलिया कहा जाता है उसको, वो जॉन्डिस से बचाने के लिए टीके लगते हैं हेपेटाइटिस ए के। फिर चिकन पॉक्स से बचाने के लिए टीके लगते हैं। तो इस तरह से शेड्यूल होता है। शुरुआत के 2 साल में बच्चे को लगभग मान के चलिए हर 1 या 2 महीने के गैप में टीके लगने होते हैं, जो कि आपके डॉक्टर से शेड्यूल आप देखेंगे तो उसमें सब लिखा रहता है। 2 साल के बाद हालांकि टीके लगने की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाती है। फिर 2 साल के बाद 4 साल पे लगता है, 4 साल के बाद 4 और 5 के बीच में 3 टीके लगने होते हैं। फिर उसके बाद 9 साल पे टीका लगता है। 9 साल पे बच्चों में एक ख़ास तौर पे गर्ल्स में बच्चों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए टीके आए गए हैं, जो कि 9 साल से ऊपर के बच्चियों में लगाए जाते हैं। आजकल बच्चों में भी, लड़कों में भी लगाने लगे हैं उसको, तो वो टीकाकरण किया जाता है। फिर 14 ईयर्स पे भी एक DT बूस्टर लगता है। तो इस तरह से स्पैन ऑफ 14 ईयर्स तक बच्चों में टीका लगाया जाता है, लेकिन शुरुआत के 2 साल में ज़्यादा इंटेंस लगता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे वो गैपिंग बढ़ते जाती है, और उसके बाद 1-2 साल में एक बार टीका लगना है। अमूमन मान लीजिए कि कोई दूर दराज में इसको अगर सुन रहा हो, मोटे तौर पे कितने टीके लग जाते होंगे? देखने में वो लगता है कि धीरे धीरे होता है, आपको आंकड़ा हो सकता है याद ना हो अचानक, लेकिन तब भी कितने टीके अमूमन रहते हैं कि ये 14 साल की उम्र तक कवर होते हैं और लगाए देखिए, जाते हैं? ऐसा नहीं कि टीके इसमें देखेंगे तो जैसे एक ही टीका है, जैसे DPT है,
वो डीपीटी का 1.5 महीना, 2.5 महीना, 3.5 महीने 3 डोज शुरू में हो गए। फिर 1.5 साल पे उसका बूस्टर लगता है, फिर 5 साल पे उसका बूस्टर लगता है, फिर 9 साल पे उसका बूस्टर लगता है। तो एक ही बीमारी जो है डीपीटी, उसके लिए 3, 4, 5, 6 टीके लगें, ठीक है, जो कि 9 साल की एज तक में पूरा कवर्ड है इतना कर। उसके अलावा आप देखेंगे तो निमोनिया के भी इसी तरह से होते हैं कि 3 टीके शुरू में और 1 टीका 1.5 साल पे बूस्टर, तो 4 टीके इसके हो गए। तो ऐसे आप गिनने बैठेंगे तो आपको बोझ लगेगा कि ये इतने सारे टीके लग रहे हैं, लेकिन वो एक टीका, एक इंजेक्शन बहुत बड़ी बीमारी से बचाता है, जो कि बच्चों को और सैकड़ों टीके लगने से रोकता है, बचाता है उससे। मान लो किसी को निमोनिया का टीका आपने लगाया तो 1 इंजेक्शन लगाया, उसके बाद कोई बात नहीं, 4 डोज लगे 1.5 साल की एज तक। लेकिन अगर किसी को निमोनिया हो गया तो रोज़ ही उसको 4 से ज़्यादा इंजेक्शन लगेंगे उसको ठीक करने के लिए, ठीक है। तो वो आप उस चीज़ को सोचिए कि जिस बीमारी से बचाव के लिए टीके लगाए जाते हैं, वो टीके की जो पेन है या फिर उसकी जो साइड इफ़ेक्ट है वो नेग्लिजिबल है, कुछ भी नहीं है उस बड़ी बीमारी के सामने जो उस बीमारी से बचा रहा है उस टीके को। तो लोगों को इस तरह से ही सोचना चाहिए कि जो बीमारी से बचाव कर रहा है वो बचाव कर लिया जाए, बनिस्बत की बीमारी हो और उसको ठीक किया जाए उस चीज़ में, है ना। कई बार जब हो जाती है तब लोग पछताते हैं कि हमने टीका नहीं लगवाया, हमको समय रहते लगवा लेना चाहिए था। तो ये एक सोच रहती है कई लोगों की, जिनको अब मान लो किसी को हमने निमोनिया का वैक्सीन लगा दिया, उसको निमोनिया कभी हुआ ही नहीं, तो वो तो उसकी वैल्यू नहीं समझेगा कि उसको निमोनिया बच्चे को नहीं हुआ। कई बार उसके अंदर बैक्टीरिया ने अटैक किया होगा निमोनिया कराने के लिए, लेकिन वो बच्चा जब वैक्सीनेटेड है, उसके अंदर उसके लिए प्रतिरोधक क्षमता ऑलरेडी डेवलप्ड है, तो वो उसको बीमारी होगी ही नहीं। जब नहीं होगी तो पेरेंट्स को तो पता ही नहीं चलेगा कि ये बीमारी हो सकती थी, उससे बच गया ये, है ना। तो इसलिए टीकाकरण एक तरह से आपको शील्ड देता है और कई बीमारियों से बचाता है, जिसकी आपको अंदाज़ा भी नहीं होता है कि इन बीमारियों से बच रहा है बच्चा। क्या इस बीच में ऐसा भी कोई टीका है जो नया जुड़ गया हो, जिसके बारे में, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां आती रहती हैं, टीका ही बन रहा होगा, कुछ ऐसा भी लग रहा है कि जैसे 2 साल 3 साल में अभी हाल फिलहाल में ही और नए टीके आए हैं। जैसे कि अभी हाल फिलहाल में एक RSV वायरस के ऊपर टीका आया है, रेस्पिरेटरी सिंसाइटिकल वायरस, RSV कहा जाता है। ये निमोनिया कराने के लिए काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिबल होता है छोटे बच्चों में, 1 साल से छोटे बच्चों में ये निमोनिया कराने का बहुत बड़ा कारण है RSV, क्योंकि अब हमारी टीकाकरण की कवरेज अच्छी हो गई है, पहले के मुकाबले बेटर हो गई है, लोगों में जागरूकता भी आई है। तो जो पहले कॉमन बैक्टीरिया से जिनसे इन्फेक्शन होकर निमोनिया होता था वो सब तो अब रुक जाते हैं, लेकिन ये RSV के लिए वैक्सीन नहीं थी, तो RSV वायरस होने की वजह से बच्चों में निमोनिया हो जाता था, ठीक है। जैसे एक निमोनिया बीमारी है, उसको कराने के लिए बहुत सारे एजेंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसमें HIV भी है, निमोकोकल भी है, दूसरे इन्फ्लुएंजा वायरस होते हैं, रेस्पिरेटरी सिंसाइटिकल वायरस होते हैं। तो HIV के लिए भी वैक्सीन है, निमोकोकल के लिए भी वैक्सीन है, लेकिन इन्फ्लुएंजा के लिए भी वैक्सीन है। RSV के लिए कोई वैक्सीन नहीं थी, जो हाल फिलहाल में भी लॉन्च हुई है। हालांकि अभी कॉस्टली है, लेकिन वो उसका उपयोग अभी हम हाई रिस्क केसेस में कर रहे हैं, जिसमें कि बच्चा प्रीमेच्योर है या पहले से उसके अंदर कोई बीमारी है जिसके अंदर निमोनिया होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ऐसे केसेस में वो RSV का वैक्सीन काफ़ी उपयोगी है, क्योंकि एक बार अगर कोई बच्चे को उस RSV निमोनिया हो गया तो उसके तो जान को भी काफ़ी खतरा रहता है, प्लस हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है, काफ़ी लंबे समय तक इलाज चलता है, वेंटिलेटर पे भी जाना पड़ जाता है, कई बार बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं और जान का खतरा तो खैर है ही। तो ये अभी नया इंट्रोडक्शन है। बाकी इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन जो है वो भी लड़कियों में था, अब लड़कों में भी अप्रूव हो गया है, तो ये वो चल रहा है। बाकी अभी डेंगू का भी वैक्सीन आने वाला है, इंडिया में भी नहीं आया, लेकिन हाल फिलहाल में 1-2 साल के अंदर वो भी इंट्रोड्यूस हो जाएगा इस तरह से। एक चीज़ और समझना चाह रहे हैं कि टीकाकरण के बाद किस तरह के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, और उसमें पेरेंट्स को आपकी तरफ से क्या सलाह, अगर टीका लगे तो उसके बाद क्या? जनरली तो देखिए टीकाकरण बहुत सेफ़ होता है, जब तक कि इसकी सेफ्टी को ही नहीं अच्छे से चेक किया जाता तब तक ये मार्केट में आता नहीं है। मार्केट में आने का मतलब ही यही है कि वो टीका काफ़ी सेफ़ होगा, तभी जाके उसको मार्केट में अप्रूव किया जाता है जनरल पब्लिक के यूज़ के लिए, अदरवाइज़ नहीं यूज़ किया जाता है। बट तब भी हर टीके के कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे बुखार वगैरह भी होता है। तो ये जो आप जनरल पब्लिक के लिए मेजर कंसर्न होता है, लेकिन मेडिकली वो कोई मेजर कंसर्न नहीं है कि जैसे टीके लगने के बाद बुखार आ जाना,
पैर में थोड़ी सी सूजन हो जाना या दर्द हो जाना, ठीक है, रेडनेस हो जाना, वहाँ जहाँ टीका लगा है वो रेड हो गया या फिर थोड़ा हार्ड हो गया, इस तरह से। तो ये सब माइनर साइड इफ़ेक्ट्स के अंदर आते हैं जो कि 1 से 2 दिन में अंदर ठीक हो जाते हैं। उसमें क्या करना चाहिए? करना यही रहता है कि हम साथ में एंटीपायरेटिक्स मतलब पैरासीटामोल की दवाइयाँ दे देते हैं ताकि वो बच्चा 1-2 दिन तक उसको खाए, तो उससे उसका सूजन वगैरह भी कम हो जाए, पेन भी कम हो जाए, फीवर भी कम हो जाए। उसके अलावा आप आइस भी लगा सकते हैं वहाँ पे, आइस पैकिंग जो बोलते हैं वो कर सकते हैं। हम जनरली 1 या 2 दिन के लिए मसाजिंग वगैरह करने से मना कर देते हैं ताकि वहाँ पे और इरिटेशन ना हो, बच्चा डिस्कम्फर्ट में ना जाए, और जनरली ये इन सिंपल मेजर से 1-2 दिन के अंदर बच्चा ठीक हो जाता है। अब मैं डेंजर साइन बता देता हूँ जिस कंडीशन में आपको डॉक्टर के पास पहुँचना ही पहुँचना है, या तो इमरजेंसी में या तो क्लिनिक में। जैसे भी डेंजर साइन ये है कि बच्चा अगर वैक्सीन लगने के बाद हाई ग्रेड फीवर आ रहा है जो कि नॉर्मल पैरासीटामोल वगैरह से भी नहीं टूट रहा है, ठीक है। दूसरा है बच्चा अगर दूध पीना छोड़ दिया है, इरिटेबल है, बहुत ज़्यादा इनकॉन्सोलेबल क्राई कर रहा है, रोए जा रहा है, चुप ही नहीं हो रहा है, ठीक है। या फिर बच्चे में फिट्स वगैरह पड़ गए, हालांकि इसकी संभावना बहुत कम होती है ना, लाखों में किसी एक बच्चे को हुआ तो फिट्स अगर पड़ गए, उसको दौरे की तरह सीजर्स आ रहे हैं, तो ये कंडीशन जो होती है, इन कंडीशंस में आपको अस्पताल पहुंचना है तुरंत और डॉक्टरी सलाह लेनी है, या फिर जो भी वहाँ पे इमरजेंसी में डॉक्टर होंगे उनको दिखाना है। इसके बहुत ज़्यादा मेजर साइड इफ़ेक्ट्स इससे अलावा नहीं होते। हाँ, हालांकि किसी में एनाफाइलेक्टिक शॉक होता है। एनाफाइलेक्टिक शॉक कहने का मतलब है कि रिएक्शन कर गया वैक्सीन ने। तो हर एक की बॉडी अलग होती है, कोई भी दुनिया में ऐसी दवाई नहीं है जो हर एक पूरे 100% पॉपुलेशन को सही लगेगी। जिसके लिए उसके शरीर में एलर्जी है उसको वो दवाई सूट नहीं करेगी। तो लाखों करोड़ों में कोई एक बच्चा ऐसा भी हो सकता है जिसके अंदर उस कंपोनेंट के लिए एलर्जी हो, ठीक है। तो अगर उस बच्चे में वो वैक्सीन लग गई तो अचानक से उसका बीपी डाउन, शॉक में चले जाना, बच्चे की पल्स गायब हो जाना, हार्ट रेट कम हो जाना, ये सब चीज़ें भी होती हैं। हालांकि इसकी संभावना भी लाखों करोड़ों में कभी किसी बच्चे में होने की संभावना होती है। तो इस तरह से तो ये एनाफाइलेक्टिक शॉक कहा जाता है, जो जनरली बाद में नहीं होता, मोस्टली शुरुआत के 1-2 घंटे के अंदर ही हो जाता है। जैसे किसी को वैक्सीन लगाए और वो एक आध 2 घंटे के अंदर ही सफ़ेद पड़ने लग गया, बीपी लो हो गया, उसका बेहोश जैसे होने लग गया, कॉन्शियसनेस कम हो गई उसकी, तो ये सब कंडीशन वो शुरुआत के आधे 1 घंटे या 2 घंटे के अंदर ही दिखने लग जाती है। उस तरह से जैसे जैसे दवाई उसके सर्कुलेशन में पहुँचती है तो एनाफाइलेक्टिक शॉक का पता चल जाता है। तो बट इसके लिए भी ऑब्ज़र्व करना है पेरेंट्स को कि हाँ भाई इस तरह कोई रिएक्शन हो रहा है तो तुरंत अस्पताल पहुँचें। इसमें बच्चे के अंदर उस दवाई का रिएक्शन हो गया है और उसको तुरंत ग्लूकोज वगैरह लगाना पड़ता है, एंटी एलर्जिक दवाइयाँ देनी पड़ती हैं, स्टेरॉइड्स वगैरह चलाने पड़ते हैं ताकि वो उसका बीपी वगैरह बिल्डअप हो और बच्चे की जान बच जाए। इस तरह से जो सरकारी तंत्र में वैक्सीन लगता है, उसके अलावा जो वहाँ वैक्सीन होगा वो आपने कहा कि लिमिटेड होता है, जो बहुत गंभीर बीमारियों से आपको बचाता है। उसके अलावा कौन कौन सी वैक्सीन है जो लोग सरकारी तंत्र में मुफ्त में वैक्सीन लगवा रहे हों, जो उनके बच्चे को प्रोटेक्ट कर रहा, उसके अलावा प्राइवेट में वो ये वैक्सीन चाहें तो लगवा सकते हैं, उनके बच्चे को प्रोटेक्ट करेगा? देखिए, पहले तो मैं बताता हूँ सरकारी तंत्र में क्या क्या वैक्सीन लग जाती हैं मोटा मोटी, मतलब जैसे दिल्ली की बात कर रहे हैं हम। जैसे दिल्ली में आपको बर्थ पे जहाँ पे भी अगर गवर्नमेंट में बर्थ हुआ है तो बर्थ वाला BCG, हेपेटाइटिस बी, पोलियो लगी जाएगा। उसके अलावा जो शुरुआत के 1.5 महीना, 2.5 महीना और 3.5 महीने पे DPT का वैक्सीन, रोटा वायरस का वैक्सीन और निमोकोकल का वैक्सीन, ये भी आपको गवर्नमेंट में मिल जाता है। फिर उसके बाद गवर्नमेंट में 9 मंथ पे MR का वैक्सीन लगता है, फिर 16 to 18 मंथ के अंदर MR और DPT का बूस्टर लगता है, और 2 इयर्स पे टाइफाइड का लगता है ये, और फिर सीधा 2 इयर्स के बाद 5 इयर्स पे DPT का बूस्टर, ये गवर्नमेंट में अवेलेबल रहते हैं। तो ये गवर्नमेंट ने अपने हिसाब से मिनिमम बेसिक वैक्सीनेशंस का कवरेज दे दिया। पहले तो ये भी नहीं हुआ करते थे, अब तो ये बढ़ के ये काफ़ी गवर्नमेंट में वो है, सुधार हुआ है उसके अंदर वैक्सीन के कवरेज में। तो ये बीमारियां ऐसी नहीं कि सिर्फ यही वैक्सीन है जिनकी ज़रूरत है, ये वो वैक्सीन है जो गवर्नमेंट ने अवेलेबल करा रखी है फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना, क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर भी फाइनेंशियल बर्डन तो रहता ही है इन सब चीज़ों का। इसके अलावा भी जैसे जैसे गवर्नमेंट के पास फंड आते हैं तो वो अपना और कवरेज बढ़ाएंगे, लेकिन अभी फंड की कमी रहती है और इम्प्लीमेंटेशन का भी एक चैलेंज रहता है, तो इसलिए इतना मिनिमम तो अभी वो दे ही रहे हैं। लेकिन इसके अलावा भी बच्चों में और वैक्सीन्स की ज़रूरत होती है जो कि बीमारियां कॉमन हैं और जिनका बचाव करना ज़रूरी होता है, वो मैं बता देता हूँ, जो कि टीके प्राइवेट में लगते हैं। प्राइवेट में अगर आप देख लें तो 6 महीने से बच्चे को इन्फ्लुएंज़ा की वैक्सीन लगती है।
इन्फ्लुएंजा एक वायरस है जिससे निमोनिया होने का बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है छोटे बच्चों में, खास तौर पे 5 साल से छोटे बच्चों में। तो हमारी इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की तरफ से इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन हर साल बच्चे को अप टू 5 ईयर्स तो लगाना ही लगाना रहता है। फिर उसके अलावा 1 साल की एज पे बच्चे को हेपेटाइटिस ए के वैक्सीन लगते हैं। हेपेटाइटिस ए पानी से होने वाले पीलिया को, जॉन्डिस को रोकता है, जो कि काफ़ी कॉमन है। बच्चा स्कूल जाता है तो जिसको वैक्सीन नहीं लगी वो मान के चलिए कि उसको 2nd ईयर 3rd ईयर में जाके उसको जॉन्डिस वगैरह होने का चांसेस हाई रहते हैं। फिर चिकन पॉक्स की वैक्सीन लगती है वही 15 to 18 मंथ्स के बीच में, जो कि बच्चे को चिकन पॉक्स से बचाता है, जिसमें कि पानी वाले दाने हो जाते हैं बच्चे के शरीर में और बुखार आता है, बच्चा खाना पीना कम कर देता है, इस तरह की चीज़ें। फिर अराउंड इसी के साथ में टाइफाइड का भी एक वैक्सीन है जो कि प्राइवेट में लगता है, जिसका इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है अच्छे से। फिर आप देखेंगे कि 9 ईयर्स पे सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन लगना होता है, जो कि गवर्नमेंट में नहीं लगता है, प्राइवेट में लगता है। 9 ईयर ऑनवर्ड्स लगता है, जो सर्वाइकल कैंसर से बचाता है। और अभी मैंने रिसेंट इंट्रोडक्शन में जो RSV वैक्सीन बताया था, वो RSV वैक्सीन शुरुआत के 1st और 2nd ईयर 2 साल में उनको एक डोज दी जाती है, जो हाई रिस्क बच्चे हैं। नॉर्मल बच्चों में नहीं दिया जाता अभी तो फिलहाल। जो हाई रिस्क बच्चे हैं जिनमें कि पहले से बीमारी चल रही है, प्रीमेच्योरिटी है, लंग्स की कोई बीमारी है या किडनी की, लीवर की, किसी तरह की उसमें क्रॉनिक डिजीज़ चल रही है, तो ऐसे बच्चों में हम RSV को भी अब ऑफ़र करते हैं ताकि उस बच्चे में निमोनिया ना हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।